चलिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लैंड यूटिलाइजेशन का, जिसमें हम लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे पिछले लेक्चर में जो पार्ट 2 था लैंड यूटिलाइजेशन का, हमने आपको 5 तरह के लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस समझाए अच्छे से। हम बाकी के 3 और लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस आपको बताएंगे कि लैंड किस मैनर में यूटिलाइज हो रहा है, और इसी में हम डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड एंड कंजर्वेशन को भी समझाएंगे। तो शुरुआत करते हैं 5th के बाद हमारा जो 6th है। सो द चैप्टर नेम इज़ लैंड यूटिलाइजेशन एंड द 6th वन इज़ लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स। जैसे फॉरेस्ट ग्रूव्स वर्ड सुना होगा आपने। अब ये मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स का क्या मतलब है यहाँ पर? देखो, जब हमने नेट सोन एरिया पढ़ा था, तो नेट सोन एरिया में कौन सा एरिया आता है? जिस एरिया में क्रॉप्स उग रही हैं या ऑर्चर्ड्स, क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड्स, फल वगैरह ये सब पेड़ पौधे लग रहे हैं, वो पार्ट है नेट सोन एरिया का। ठीक, लेकिन देश में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर जो छत डालने के लिए ग्रास उगाई जाती है, थैच ग्रास जिसे कहते हैं, थैचिंग ग्रास, वो लगाई गई है। कैजुरीना के पेड़ लगाए गए हैं, उसके बाद बैम्बूज लगाए गए हैं। ये जो ट्रीज़ जहाँ पर लगाए गए हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं आज। ये ऑर्चर्ड नहीं है। जो क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड्स का एरिया है वो नेट सोन एरिया में कवर होगा। इससे अलग ये मिसलेनियस ट्रीज़ का एरिया है, मिसलेनियस ग्रूव्स का एरिया है। आज हम इसे समझने जा रहे हैं, ये डिफरेंट एरिया है। तो इसके बारे में लिखा है, इट इंक्लूड्स ऑल कल्टिवेबल लैंड विच इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर नेट सोन एरिया। तो इसमें वो सारा कल्टिवेबल लैंड आ जाएगा जो लैंड नेट सोन एरिया में कवर नहीं है, नेट सोन एरिया के बाहर। क्योंकि नेट सोन एरिया में तो क्रॉप्स कवर्ड हैं और ऑर्चर्ड्स कवर हैं। तो उसके बाहर जो कल्टिवेबल लैंड है, हम उस कल्टिवेबल लैंड की बात कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि उसमें ये मिसलेनियस ट्रीज़ उगे हैं और ग्रूव्स हैं कई, है ना। जिस तरह से फ्यूल के लिए कई तरह की फायरवुड उगाई जाती हैं, तो फ्यूल ग्रूव्स कहते हैं उनको। थैचिंग ग्रासेस उगाई जाती हैं या उगी होती हैं, और फिर कैजुरीना के पेड़ लगाए गए हैं। सो दिस कैटेगरी will cover all the cultivable land which is not included in the net sown area, because net sown area will cover two things, crops and orchards। और ये ना तो क्रॉप्स में आते हैं ना ऑर्चर्ड्स में आते हैं, तो ये मिसलेनियस ट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं। बैम्बूज हैं, थैचिंग ग्रासेस हैं, कैजुरीना के पेड़ जैसी चीज़ें हैं, और जैसे फ्यूल लगाने वाली फ्यूल वुड्स हैं। दैट इज़ द थिंग। So it includes all cultivable land which is not included under net zone area but is put to some agricultural use। तो हो तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर ही रहा है। एग्रीकल्चर के तौर पे आप कैजुरीना के पेड़ लगा रहे हैं, बहुत लगते हैं साउथ इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। तो लैंड अंडर कैजुरीना ट्रीज, थैचिंग ग्रास, बैम्बू, bushes and other grooves for fuel etc which are not included under orchard are classed under this category। ओके, अगर ऑर्चर्ड होते तो फिर तो वो नेट सोन एरिया का पार्ट होते ना, उसमें क्रॉप एंड ऑर्चर्ड्स आते हैं। कैजुरीना ट्रीज़ है, थैचिंग ग्रास है, बैम्बू है, बुशेस हैं, और कई ग्रूव्स हैं, फ्यूल के लिए लगाई गई लकड़ियां हैं कई तरह की। तो ये सारा चीज़ें जहाँ उगाई जा रही हैं, जहाँ पर इस तरह का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसके तहत लैंड का एग्रीकल्चरल यूज़ इन ट्रीज़ को लगाने के लिए लिया जा रहा है, जो ट्रीज़ ना तो क्रॉप्स की कैटेगरी में है ना ही ये ऑर्चर्ड की कैटेगरीज़ में है, ये ज़मीन वो ज़मीन मानी जाएगी जो ज़मीन नेट सोन एरिया के बाहर
कल्टीवेबल के लिए कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीन है। ओके, ये कहा गया है। लैंड अंडर दिस कैटेगरी डिक्लाइंड शार्पली फ्रॉम 19.8 मिलियन हेक्टेयर in 1951 to 3.19 मिलियन हेक्टेयर इन 2014। इस कैटेगरी के अंदर लैंड बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुआ है, लगभग 20 मिलियन हेक्टेयर से 3 मिलियन हेक्टेयर के आसपास आ गए हैं आप, यानी कि 6.97% था 1951 के आसपास, और अब ये 1% के आसपास रह गया 2014 में। और अगर आप 2014 बुक का डाटा है और बहुत सारे इंटरनेट के सोर्सेज पे भी यही डाटा है, बट अगर हम रीसेंट डाटा देखें तो ये 0.98% है, 1% से भी थोड़ा सा कम। तो ये 1% के आसपास आ चुका है 2014 में। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। उसका एक मेजर रीज़न ही यही है कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है फर्स्ट, तो उसके लिए फूड रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जा रही है, और ऐसे में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने का एक तरीका तो ये है कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड से यील्ड बढ़ाएं अपनी, और दूसरा तरीका ये भी है कि एग्रीकल्चरल एरिया का एक्सपेंशन हो, लैंड अंडर द क्रॉप्स एक्सपेंड करे। तो उसमें लगातार ये कोशिशें होती रहती हैं कि जो कोई स्वैम्प एरियाज़ हैं या कोई मार्शेज़ हैं या फिर इस तरह के कोई इलाके हैं जहाँ पर ये ट्रीज़ हैं, जैसे जहाँ पे बैम्बूज उग रहे हैं या फिर बुशेज़ हैं या थैचिंग ग्रासेस हैं, इन एरियाज़ को क्यों नहीं ऑर्चर्ड्स के या फिर क्रॉप्स के अधीन किया जाए। दूसरा है कि अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, और अर्बनाइजेशन के तहत भी जब विस्तार किया जाता है तो इस तरह की ज़मीनें टारगेट की जाती हैं, यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो जाती है। तीसरा है कि डैम्स हैं, सड़कें हैं, रेलवेज़ हैं, इनका एक्सपेंशन है, नेटवर्क का एक्सपेंशन है, तो भी इस तरह के एरियाज़ एनक्रोच कर लिए जाते हैं। चौथा है कि जीवन पद्धतियों में फ़र्क आ रहा है, थैचिंग ग्रासेस की अब उतनी ज़रूरत नहीं है, पक्के घर बनाए जा रहे हैं देश भर में, और फिर जो फ्यूल के लिए ग्रूव्स मेंटेन होते थे उसमें बदलाव आ रहा है। कोशिश है सरकारों की लंबे समय से कि भाई क्लीन कुकिंग फ्यूल्स दिए जाएं, जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी कनेक्शंस दिए जाएं। तो ये कुछ बदलाव हैं, इसकी वजह से इस सेगमेंट में लैंड बहुत तेज़ी से घटा है। कुछ तरह की खेतियों को बहुत बढ़ावा भी मिला है, जैसे कैजुरीना ट्रीज़ की खेती को बढ़ावा भी मिला है, तो वो अच्छे खासे लेवल पर हो भी रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ट्रेंड ये है कि 1951 से 6%, 6.97 यानी कि 7% के आसपास से लेकर के 2014 तक आप 1%, और 2020-21 का लेटेस्ट आंकड़ा देखें तो 0.98% तक आप पहुंच चुके हैं। और जो लार्जेस्ट एरिया इस कैटेगरी में कवर करता है जहाँ पर मिसलेनियस ट्रीज़ एंड ग्रूव्स हैं, दैट इज़ द उत्तराखंड। उत्तराखंड के पास इसका लार्जेस्ट एरिया है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वर्ड से वही कल्टीवेबल, कल्टीवेबल वही खेती बाड़ी। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड कौन सा है? ये वो लैंड है जिस पर खेती होती रही है, आप पास्ट में खेती करते रहे हैं, लेकिन अब किन्हीं रीजंस के कारण यहाँ पर खेती नहीं हो रही है, और इसका टाइम जो रखा जाता है वो ये रखा जाता है कि लगभग 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स से ऊपर का समय हो चुका है और इस ज़मीन पर खेती नहीं हुई है। कहीं पर एक रीज़न काम कर रहा है तो कहीं पर दूसरा रीज़न्स काम कर रहा है। रीज़न्स कैन बी वेरियस, बट फैक्ट ये है कि इस भूमि पे खेती होती थी, पर अब लगभग 5 बरस से ऊपर का समय हो चुका है यहाँ पर खेती नहीं होती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों को अगर मैनेज कर लिया जाए तो यहाँ पे खेती हो सकती है, बिकॉज़ ये कल्चरेबल लैंड है जो कि फ़िलहाल 5 बरस से ऊपर का समय हो चुका है वेस्ट लैंड के तौर पे पड़ा हुआ है, पर यहाँ पे खेती होती रही है। सो इट इज़, एक था अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, पथरीले इलाके, ग्लेशियर्स के इलाके, ऐसे तमाम चीज़ें, ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड है। ओके, तो लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन बट नॉट यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ड्यू टू वेरियस रीजंस। टाइम कितना रखा जाएगा? नॉट यूज्ड फॉर +5 ईयर्स, लगभग 5 एग्रीकल्चरल ईयर से ऊपर का समय हो चुका है, तो ये इस्तेमाल में नहीं लाया गया है।
ऐसी कौन सी बाधाएं हैं, ऐसी कौन सी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो हमें इस लैंड को यूज़ नहीं करने दे रही हैं? किन किन कारणों से ये आउट ऑफ कल्टीवेशन हो गया है? लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी एक कारण हो सकती है कि वहाँ पर पानी की कमी हो गई है। दूसरा, लगातार वाटर लॉगिंग के कारण वहाँ पर सैलिनिटी और एल्कलिनिटी की प्रॉब्लम है। ये समस्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में देखी जाती है, जहाँ पर कनाल इरिगेशन है। रेह, ऊसर, भूर, कल्लर, खोल, ऐसी भूमियाँ देखी जाती हैं जो सेलाइन, अल्कलाइन हो चुकी हैं और अब वो उपजाऊ नहीं रह गई हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि 5 साल से ऊपर का समय हो गया, अब यहाँ पर खेती नहीं की जा रही। सॉइल इरोजन एक बड़ा कारण हो सकता है, मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है और सॉइल की जो अपर फर्टाइल लेयर्स हैं वो बह गई हैं, सॉइल इरोड हो चुकी है। वाटर लॉगिंग मैंने बताया, पानी खड़ा रहता है, पानी जल भराव होता है वहाँ पर, इस वजह से अब उस भूमि पे खेती नहीं हो पा रही है। इट कैन बी सी लेवल का वाटर राइज होना एक मेजर कारण हो सकता है। ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलने के कारण रिवर का वाटर लेवल बढ़ जाना एक बड़ा कारण हो सकता है। तो वाटर लॉगिंग ड्यू टू ऑफ मैनी रीजंस, कनाल इरिगेशन के कारण वाटर लॉगिंग होती है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि सराउंडिंग रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा डेवलप हो गया है कि अब पानी ड्रेनेज का जो पैटर्न था वो बिगड़ चुका है, वाटर फ्लो नहीं होता तो वो खड़ा होने लग गया है। अनफेवरेबल फिजियोग्राफिक पोजीशन अनफेवरेबल है, हो सकता है कि रेन शेडो जोन एरियाज़ हैं, जो बरसात से मॉइस्चर से भरी हुई हवाएं हैं वो उनके रास्ते में पर्वत आ जाते हैं, उसके ऑपोजिट साइड में बरसातें नहीं हो पाती हैं, ये एक कारण हो सकता है। एंड ह्यूमन निगलेक्ट, हो सकता है लंबे समय से मनुष्य ने उस भूमि पर ध्यान ही ना दिया हो, इस वजह से जो फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत थी उसे, जिस तरह की इरिगेशन की नीड थी उसे, जिस तरह की लैंड मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, जिस क्रॉपिंग पैटर्न की रिक्वायरमेंट थी, वो सब नहीं की गई हैं। इस वजह से वो ऐसी हो चुकी है कि अब वहाँ पे खेती ही नहीं हो रही है लंबे समय से। तो देयर कैन बी वेरियस रीज़न, कहीं पे कोई रीज़न वर्क कर रहा होगा, कहीं पे कोई दूसरा रीज़न वर्क कर रहा होगा, बट इन सब रीजंस के कारण वो भूमि जिसमें पिछले समयों तक खेती होती रही है पर अब खेती नहीं हो रही है, लगभग 5 कृषि मौसमों से ऊपर का समय हो चुका है, वर्षों से, सॉरी, 5 किसी कृषि वर्षों से ऊपर का समय हो चुका है, द 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स मोर देन दैट। तो दैट इज़ द आस्पेक्ट। हमारे देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही क्रूशियल लैंड है। अगर आप बढ़ती हुई जनसंख्या को फूड सिक्योरिटी ऑफर करना चाहते हैं, आप चेंज हो रहे लाइफस्टाइल को सर्व करना चाहते हैं, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप फॉरेस्ट पे जो प्रेशर माउंट हो रहा है उसे रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड के एक्सपेंशन के कारण फॉरेस्ट पे प्रेशर माउंट हो रहा है। अगर आप बढ़ती अर्बनाइजेशन के कारण जो लैंड नॉट पुट अंडर कल्टीवेशन, वो कैटेगरी बढ़ती जा रही है। अगर आप बढ़ती अर्बनाइजेशन के कारण जो एग्रीकल्चर लैंड इंक्रोच हो रहा है उसको कॉम्पनसेट करना चाहते हैं, तो ये एक बड़ा ऑप्शन है। तो इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस मोर टू सर्व योर पॉपुलेशन, यू वांट टू बिकम फूड सिक्योर, तो दिस इज़ अ वेरी गुड कैटेगरी ऑफ लैंड। अगर आप राइट अमाउंट ऑफ इंटरवेंशंस कर दें तो ये लैंड इट यूटिलाइज हो सकता है। आप वाटर लॉगिंग को करेक्ट करें, ड्रेनेज पैटर्न दुरुस्त करें। आप रेह, कल्लर, ऊसर, भूर या खोल भूमि हो चुकी है, अल्कलाइन सलाइन हो चुकी है, तो वहाँ पर जिप्सम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसकी सेलेनिटी को, एल्कलिनिटी को रिड्यूस करिए आप। और आप कोशिश करिए कि अगर कोई ऐसी एडवर्स फिजियोग्राफिक पोजीशन है जिसकी वजह से वहाँ पर वर्षा की कमी है या वहाँ पर कैनाल इरिगेशन नहीं पहुँचाया जा सकता क्योंकि रोलिंग प्लेन्स हैं, तो आप वहाँ पर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लगाइए, यहाँ पर या फिर वहाँ पर आप मिलेट्स जैसी खेती को प्रमोट करिए। आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। अगर वहाँ पर भूमि बंजर सी हो चुकी है, खेती नहीं कर रही है, तो वहाँ पर पहले पौधारोपण करिए, वेजिटेशन, पेड़ पौधे लगाइए, वहाँ पे थोड़ी ह्यूमस कंटेंट बढ़े, फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो, इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। ड्रेनेज पैटर्न वहाँ के दुरुस्त करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लिमिट करिए उस एरियाज़ में, तो सॉइल इरोजन यू कैन कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप इन इंटरवेंशंस को कर दें तो ये कॉन्स्ट्रेंट्स रिमूव हो जाएंगे और ये ज़मीन दोबारा अंडर कल्टीवेशन आ सकती है, और इसके प्रयास लगे रहते हैं। ये कोशिशें हैं कि इसे अंडर कल्टीवेशन लाया जाए, लेकिन ऐसा विशेषज्ञों का मानना है, वो ये मानते हैं कि अगर इस भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन के नीचे तहत दिया जाए तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो कोशिशें ये हैं कि इसे अंडर कल्टीवेशन लाया जाए,
ज़्यादा से ज़्यादा रिक्लेमेशन की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अंडर कल्टीवेशन। बट एनवायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर इस ज़मीन पर एफॉरेस्टेशन हैवीली की जाए तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए वो ज़्यादा अच्छा है और इस ज़मीन को उसी काम में लगाना चाहिए। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। जो लैंड है अंडर दिस कैटेगरी वो डिक्लाइन हुआ है कंसिडरेबली। ओके, तो समय के साथ साथ अगर आप 1951 में देखें तो लगभग 23 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 22.9 मिलियन हेक्टेयर लैंड इस कैटेगरी के अंदर था, दैट इज़ कल्चरेबल वेस्ट लैंड। लेकिन अगर आप 2014 का आंकड़ा देखें तो सिर्फ 12.39 मिलियन हेक्टेयर, दैट इज़ द 4%, इतना लैंड अब कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर है। और रीसेंट डाटा देखें तो 3.52, 4% से भी नीचे आ गया हम। मतलब इस कैटेगरी के अंदर लैंड डिक्लाइन हुआ है। और वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि आज़ादी से लेकर के अब तक हमने इरिगेशन के नेटवर्क को एक्सपेंड किया है, हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के तहत केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूजेज बढ़ाया है, हमने नई एक एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को अपनाया है जिसके तहत हम सेलिनिटी और एल्कलिनिटी को मैनेज कर पा रहे हैं। आज की डेट में हम इलेक्ट्रिफिकेशन की मदद से ट्यूबवेल कनेक्शंस लगा पाने के कारण रेन शेडो जोन्स को मैनेज कर पा रहे हैं आज की डेट में। तो जहाँ पानी की कमी है, जहाँ पर ज़मीन में सैलिनिटी ज़्यादा हो चुकी है, या जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो रही है, या जहाँ पर ह्यूमन निगलेक्ट रहा है और कई तरह की एडवर्स फिजियोग्राफिक पोजीशंस हैं, हम उनको आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक हमने मैनेज किया। और इसी वजह से तब से लेकर के अब तक कल्चरेबल वेस्ट लैंड का परसेंटेज गिरा है। मतलब पहले ज़्यादा लैंड वेस्ट हो रहा था जो कल्चरेबल कैटेगरी का था, अब कम लैंड वेस्ट हो रहा है जो कल्चरेबल कैटेगरी का है। मतलब हमने काफ़ी लैंड रिक्लेम कर लिया है जो रिक्लेम हो सकता था। सो दिस डिक्लाइन इज़ ड्यू टू द रिक्लेमेशन स्कीम्स। तो लगातार सरकारों की जो रिक्लेमेशन स्कीम्स चली हैं, पौधारोपण की योजनाएं चली हैं और तमाम चीज़ों के तहत ये कर लिया गया है। अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ गोवा, तो जो गोवा राज्य है उसका 1/6 ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया कल्चरेबल वेस्ट के तहत आता है। तो गोवा यहाँ पर परसेंटेज वाइज टॉप पोजीशन पर है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट वन इज़ द फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स वो जो भूमि खाली छोड़ दी जाती है ताकि वो भूमि नेचुरली अपनी फर्टिलिटी रीगेन करे। मतलब आपने फसलें लगातार उगाने के कारण सॉइल की फर्टिलिटी पौधों की ग्रोथ के दौरान एब्जॉर्व कर ली जाती, कंज्यूम कर ली जाती, तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी छोड़ देती है। तो फिर इसलिए आप भूमि को खाली छोड़ देते हैं 1 बरस के लिए, 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस, इस तरह से अलग अलग समय तक के लिए आप भूमि को खाली छोड़ देते हैं। ये डिपेंड करता है कि सॉइल की किस तरह की कैटेगरी है, सॉइल की क्वालिटी क्या है, तो सॉइल फर्टिलिटी कैसी है, और ये डिपेंड करता है कि आपका फार्मिंग मेथड क्या है, आप किस तरह की फार्मिंग करते हैं, कैसी क्रॉप्स उगाते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से ये फिर तय होता है कि कितने समय के लिए इसे खाली छोड़ना है ताकि ये नेचुरल प्रोसेस के वाया अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करे, रीकूप कर सके, कोप अप करे उसके साथ। तो इसके तहत ये होता है कि इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं फैलो लैंड की। पहली कैटेगरी है करेंट फैलो। करेंट फैलो वो लैंड होता है जो करेंट एग्रीकल्चरल ईयर है उस दौरान फैलो है, खाली छोड़ा गया है, उस पर खेती नहीं कर रहे हैं आप। तो 1 बरस के लिए या 1 बरस से कम समय के लिए जो लैंड खेती के तहत नहीं लिया गया है पर वो खेती वाला लैंड है, वो करेंट फैलो है। और लैंड अदर देन द करेंट फैलो इज़ द लैंड जो 2 बरस से लेके 5 बरस तक खाली रहता है। तो मतलब इन टोटल लैंड अदर देन द करेंट फैलो तो हो गया 1 ईयर से 5 ईयर तक। तो 1 ईयर से 5 ईयर तक जो खाली छोड़ा है, इन बिटवीन कोई भी ईयर हो सकता है। 1 साल तक छोड़ा गया है तो करंट फैलो है, और अगर 1 साल से अबव और 5 साल तक छोड़ा गया है तो फिर वो लैंड अदर देन द करंट फैलो है। तो 5 प्लस नहीं गए हम, 5 तक ही रहें, क्योंकि 5 प्लस अगर चले गए हैं तो वो कल्चरेबल वेस्टलैंड हो जाएगा। हम यहाँ पे 5 तक ही आए हैं। इसमें 2 कैटेगरीज हमने बना ली, करेंट फैलो एंड लैंड अदर देन द करेंट फैलो हमने बना लिया। इसका उद्देश्य यही रहता है कि आप नेचुरल प्रक्रिया के वजह सॉइल को टाइम देते हैं कि वो अपनी फर्टिलिटी को फिर से रीइंस्टेट कर ले, रीस्टोर कर ले। सो फैलो लैंड्स, इट इंक्लूड्स ऑल द लैंड विच वाज यूज्ड फॉर
cultivation but is temporarily out of cultivation. So temporarily out of cultivation है. It is of two types. ये दो तरह का है. पहला है the current fallow and second one has the fallow other than the current fallow. जो fallow of 1 year है उसको current fallow कहते हैं, and while that of 2 to 5 years is classified as fallow other than the current fallow. This land is left uncultivated to help soil recoup its fertility in the natural way. तो नेचुरल मैनर में सॉइल अपनी फर्टिलिटी रिकूप कर सके, इसके लिए हम इसे फैलो छोड़ते हैं. किताब का आंकड़ा ये कहता है कि 2014 में इसकी संख्या 5% थी, दोनों की कंबाइंड. लेकिन दूसरे आंकड़े इनकी अलग अलग परसेंटेज बताते हैं. जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम रीसेंट डाटा को अलग अलग मैनर में प्रोसेस करें तो वो बताते हैं कि जो फैलो लैंड अदर देन द करेंट फैलो है वो टोटल 3.52% है और जो करेंट फैलो है वो 4.23% है. वो ये कहते हैं कि फर्टिलाइज़र्स की डोजेस को जुडिशियसली यूज़ करने की वजह से, मतलब अगर उसे आप बेहतर तरीके से यूज़ करो, आप फैलो लैंड को मैनेज कर सकते हैं. आपको कम समय के लिए लैंड फैलो छोड़ना पड़ेगा और कम लैंड फैलो छोड़ना पड़ेगा. अगर आप फर्टिलाइज़र्स को बेहतर यूज़ कर सकें, अगर आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकें, क्रॉप मैनेजमेंट ऐसे करें, अगर आप इरिगेशन का नेटवर्क एक्सटेंड कर सकें, खेतों को इरिगेशन कर सकें, और अगर आप फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़ में, टेक्निक्स में लगातार बदलाव लाएं, राइट कॉम्बिनेशन यूज़ करें, जहाँ पे जो है वो उसको इस्तेमाल करें, तो आप इस लैंड को मैनेज कर सकते हैं. तो इस तहत ये हुआ कि लगातार किए गए एफ़र्ट्स की वजह से, यही एफ़र्ट्स जो मैंने आपको बताए, इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो फैलो अदर देन द करेंट फैलो है 2 से 5 बरस वाला, ओवरऑल 1 से 5 बरस की ब्रैकेट ले लो आप उसकी, उसको रिड्यूस करने में हम कामयाब हुए हैं. मतलब अब हमें 2, 3, 4, 5 साल तक के लिए खाली नहीं छोड़ना पड़ता है. केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, इरिगेशन है और कई तरह के फार्मिंग मेथड्स हैं. हम उनकी मदद से कम समय में ही फर्टिलिटी रीगेन कर जाते हैं. तो फैलो अदर देन द करंट फैलो की कैटेगरी में गिरावट आई है, रिड्यूस हुआ है. लेकिन जो करंट फैलो है उसकी कैटेगरी में गिरावट नहीं आई है. उसकी परसेंटेज या तो उतनी बनी रही और कहीं कहीं पर पाया गया कि वो बढ़ी है.